वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, वीडियोस की इस सीरीज में हम थीसिस या डिसर्टेशन राइटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिस्कशन की थी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है। रिसर्च प्रपोजल के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डियर व्यूअर्स, जब भी आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और आपकी जो भी डिग्री है, चाहे बीएस, एमएस, एमएससी या फिर एमफिल या पीएचडी की है, रिसर्च प्रपोजल के एक्सेप्टेंस के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो रिसर्च का होता है। और रिसर्च के साथ साथ आप थीसिस या डिसर्टेशन राइटिंग भी करते हो। अब थीसिस या डिसर्टेशन राइटिंग कैसे की जाती है, वीडियोस की इस सीरीज में हम थीसिस या डिसर्टेशन राइटिंग के जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम थीसिस का जो जनरल फॉर्मेट और गाइडलाइंस है उनको डिस्कस करते हैं। डियर व्यूअर्स, थीसिस का जो नोटबुक होता है वो किन कंपोनेंट्स या कैसे होता है और इनमें क्या कुछ इंक्लूड होता है। सबसे पहले टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज में आपके रिसर्च का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो लिखा जाता है। साथ में आपका नेम, आपकी डिग्री और आपके इंस्टीट्यूट का नेम लिखा जाता है। टाइटल पेज के बाद अप्रूवल शीट होता है। अप्रूवल शीट क्या होता है? अप्रूवल शीट में आपकी जो थीसिस एवैल्यूएशन कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके नेम, डिजिग्नेशन और सिग्नेचर होते हैं। इनमें आपका सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर, एग्जामिनर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, वो एग्जामिनर्स, उनके नेम और डिजिग्नेशन, और साथ साथ में आपके इंस्टीट्यूट का जो हेड होता है उनका नेम और उनके सिग्नेचर अप्रूवल शीट पे होते हैं। और अप्रूवल शीट आपको तब मिलता है जब आपका थीसिस का सक्सेसफुल वाइवा या डिफेंस हो जाए। अप्रूवल शीट के बाद डेडिकेशन होती है। डेडिकेशन का क्या मतलब है? डेडिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो रिसर्च वर्क है आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो उनके बारे में आप लिखते हैं। डेडिकेशन के बाद एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आपके साथ रिसर्च में जिसने भी कोऑपरेशन की है, जिस तरह की भी कोऑपरेशन की है उनके बारे में लिखते हैं। इसमें आपका सुपरवाइजर, पेरेंट्स, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, उनके बारे में जनरली आप लिखते हैं। उनको, उनके कोऑपरेशन को आप एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट वेरी कंसाइज समरी ऑफ योर रिसर्च। एब्स्ट्रैक्ट के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपकी जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी थीसिस में आपके कंपोनेंट्स है, जितनी भी चैप्टर्स है, उनका नंबर और साथ साथ उनका पेज नंबर दिया गया होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है। आपने थीसिस में जितने भी फिगर्स यूज किए होते हैं उनका नंबर, कैप्शन और पेज नंबर लिस्ट ऑफ फिगर्स में आप देते हैं। लिस्ट ऑफ फिगर्स के बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स होता है। अगर आपने अपनी थीसिस या डिसर्टेशन में कोई टेबल बनाई है या यूज की है तो उसका नंबर और उसका पेज नंबर आप लिस्ट ऑफ टेबल्स में मेंशन करते हो। अब इनके बाद आपकी थीसिस की मेन बॉडी शुरू हो जाती है। रिमेंबर, इन जितनी भी ये कंपोनेंट्स हैं थीसिस के, उनको प्रिलिमिनरी पेजेस भी कहते हैं। इनको प्रिलिमिनरी पेजेस इस वजह से कहते हैं कि थीसिस के स्टार्ट में होते हैं। बट रिमेंबर, जर्नली ये लिखे जाते हैं थीसिस जब कंप्लीट हो जाए तो उनके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल पेज, अप्रूवल शीट, ये तब हम बनाते हैं। लेकिन चूंकि थीसिस के स्टार्ट में होता है तो इस वजह से मैंने इसको पहले डिस्कस किया। अब चलते हैं कि मेन बॉडी ऑफ थीसिस में क्या होता है, उनमें क्या कंपोनेंट्स, क्या पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट। मैंने डिस्कस किया कि एब्स्ट्रैक्ट जस्ट कंसाइज समरी ऑफ योर रिसर्च होता है। उसके बाद जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन के बाद आपका लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्च मेथडोलॉजी आप लिखते हैं। आपने जो भी मेथडोलॉजी या मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स अडॉप्ट किए हो अपनी रिसर्च के लिए उनके बारे में आप लिखते हैं। इसके बाद रिजल्ट्स या जितनी भी आपने एनालिसिस किए होते हैं उनको आप इंटरप्रेट करते हो। और इसके बाद जो लास्ट मेन चैप्टर होता है वो आपका डिस्कशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस का होता है। आपके जितने भी रिजल्ट्स आए होते हैं उनको आप डिस्कस करते हो और उस डिस्कशन से आपके पास जो कंक्लूजन आ जाती है वो लिखते हो और उन कंक्लूजन के बेस पे आप रिकमेंडेशंस देते हो। इसके बाद बिब्लियोग्राफी होती है या जिसको हम रेफरेंसेस भी कहते हैं। रिमेंबर, थीसिस के थीसिस बॉडी में आपने जितनी भी साइटेशन की होती है, जितना कुछ भी आपने दूसरे सोर्सेज से लिया होता है, उनके रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी में आप मेंशन करते हो।
और बास थीसिस में अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? जो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स आपके थीसिस के मेन बॉडी में एडजस्ट नहीं होते, उनको आप आखिर में, चाहे वो टेबल हो या फिगर्स हो, उनको आप अपेंडिक्स में इंक्लूड कर लेते हो। डियर व्यूअर्स, जितना भी जो एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिस्कशन, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स, ये सारे जितने भी डिसिप्लिन है, चाहे सोशल साइंसेस के हो, फिजिकल साइंसेस के हो या बायोलॉजिकल साइंस, इनमें कॉमन है। अलबत्ता रिजल्ट्स के चैप्टर्स आपके ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा, अगर आप कई एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप अर्थ साइंसेज या जियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपका एक चैप्टर रीजनल जियोलॉजी का होता है। मजीद, दिस वाज ऑल अबाउट जनरल ओवरव्यू ऑफ थीसिस। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, हम थीसिस का जो फॉर्मेट होता है कि थीसिस के हेडिंग्स, आपके पेज सेटिंग, आपकी स्पेसिंग, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और साथ साथ इन वीडियोस में हम जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ये हम कैसे लिखते हैं। सो अगर इस यहाँ तक कोई भी आपका क्वेश्चन है तो then please feel free to comment your question in the comment section. Thank you.